हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू सेशन नंबर 3 ऑफ द अमेंडमेंट सेशंस फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स। और अभी तक दो सेशंस के अंदर हमने बिजनेस प्रोफेशन हेड तक की अमेंडमेंट्स कर ली हैं। अभी तक क्या किया है दो सेशंस में? टैक्स की कैलकुलेशन की अमेंडमेंट्स, बेसिक्स की अमेंडमेंट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी एंड पीजीबीपी। इन केस यू आर ज्वाइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्लीज यू कैन गो एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल। उस पे आपको पास्ट टू सेशन के अमेंडमेंट्स मिल जाएंगी। बैकग्राउंड मटेरियल भी आपको इन लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स। सबसे पहले कैपिटल गेन की अमेंडमेंट में जो मेजर अमेंडमेंट है वो है, अच्छा ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैंने अपनी क्लासेस में कवर कर ली हैं। सो ऑलरेडी इफ यू टेकन द क्लासेस, ये मैं इसलिए भी करवा रहा हूं क्योंकि वो एक जगह अमेंडमेंट्स आपको दिख जाएंगी। होता क्या, व्हेन वी आर टेकिंग क्लासेस तो बहुत इलैबोरेट हो जाती हैं और अमेंडमेंट्स एज सच क्योंकि हम ताजा ही पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी अमेंडमेंट थी। यहाँ पर अटेंशन प्राइमरीली फोकस मैं अमेंडमेंट्स पे कर रहा हूँ, तो ये अनिवार्य है सब बच्चों के लिए, चाहे उन्होंने मुझसे क्लासेस ली हो नहीं ली हो, सो दैट आपको बर्ड आई व्यू मिल जाए कौन कौन सी अमेंडमेंट्स है। वैसे अगर जून अटेम्प्ट, जुलाई अगस्त अटेम्प्ट में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर ली थी, लेकिन बच्चों की बार बार डिमांड आती थी सर अलग से करवाओ, हमें भी पता रहता है कि क्या क्या चीजें। चलिए, तो गाइस अगर आपको याद हो, एसेट अगर एक्वायर की जाए बिफोर 1401, एसेट एक्वायर की जाए बिफोर 1401, तो गवर्नमेंट कहती है उसका जो परचेज प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू 1401 विच एवर इज हाइयर आप ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू, सर ये तो पता ही था, इसमें क्या अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट ये आई है, पढ़िए जरा। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सच एसेट एज ऑन 1401 शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर अवेलेबल है तो ऑफ सच एसेट ऑन 1401। अब गवर्नमेंट की वही ना, गवर्नमेंट कह रही है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ली जा रही है 1401 को, इट कैन नॉट एक्सीड, यस माय डियर फ्रेंड्स, कैन नॉट एक्सीड एसडीवी ऑन 1401। अभी तक वैसे एसडीवी का उपयोग आप लोगों को याद होगा 50C सेक्शन में किया जाता था एसेट को ट्रांसफर करते वक्त, स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि एसडीवी का कॉन्सेप्ट वहां पर ही है। 50C कि लैंड और बिल्डिंग अगर बेचते हो तो सेलिंग प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हाई ली जाती है। यहां पर आप कॉस्ट के अंदर भी एसडीवी का पंगा सरकार ने डाल दिया है। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी एसडीवी से ज्यादा है तो हम एसडीवी को ही लेंगे एज द फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर इसको सरलता से समझना है तो एक मैं चार्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए, जरा देखिएगा। ये चार्ट मैंने इनफैक्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, जरा देखिए। अगर एसेट 1401 से पहले की एक्वायर्ड है तो आपके पास इनफैक्ट चॉइस है कि परचेज प्राइस, आप अपनी परचेज प्राइस ले लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, परचेज प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, बिल्कुल सही। अमेंडमेंट ये है कि अब आपको फेयर मार्केट वैल्यू को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा और दोनों में से जो लेस अमाउंट है वो लेना पड़ेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू भी अब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, उस पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन है। इसको अगर समझना है तो इसको सरल शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या मैं परचेज प्राइस वर्ड यूज कर लूं वो दैट विल बी बेटर। अगर आपकी परचेज प्राइस 2 लाख है और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, यस माय डियर फ्रेंड्स, फेयर मार्केट वैल्यू 1401 को 5 लाख है, तो आप क्या करते हैं? अभी तक सर हम 5 लाख लेते हैं, हाइयर लेते हैं, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने एसडीवी की कैंची लगा दी है, 1401 को एसडीवी 3 लाख रुपए है। सो गाइस आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट विल बी नॉट 5 lakhs बट 2 or 3 विच एवर इज हाई, दैट इज 3 lakhs। सर कैसे किया? देखो ना, मैंने पहले बोल दिया एफएमवी और एसडीवी विच एवर इज लो, तो एफएमवी आपकी 5 लाख है और एसडीवी आपकी 3 लाख है, तो विच एवर इज लेस कितना आया? 3 लाख।
और आपकी परचेज प्राइस हमने यहां पर ली है 2 लाख, और तो 2 लाख और 3 लाख विच एवर इज मोर 3 लाख। सर कुछ समझ आया? एक एग्जांपल और दे दो। लो जी, अब आपकी परचेज प्राइस है 3 लाख, एफएमवी है 5 लाख और एसडीवी है 2 लाख। सर तो एफएमवी तो 2 लाख हो गई, तो फिर हम यहां पर 5 लाख तो नहीं लेंगे, 2 लाख लेंगे, लेकिन हम हाइयर लेते हैं, मेरी कॉस्ट ही 3 की है तो 3 लाख रुपए। एक और एग्जांपल देखिए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, एसडीवी 6 लाख है। यहां गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू 5 है, तो यहां पर हम 6 लाख कंसिडर नहीं करेंगे, 5 लाख कंसिडर करेंगे। तो 4 और 5 5 लाख। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेंगे, और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही ज्यादा है फिर तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना? और वो आपको पता ही है कि परचेज प्राइस और विच एवर इज लेस विच एवर इज मोर। ये वो जैसे हाउस प्रॉपर्टी में था ना, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हाई देन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड एंड विच एवर इज लेस। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हैं, जस्ट टू ज्यादा कॉस्ट को आप ना दिखा पाओ। तो फेयर मार्केट वैल्यू कभी ज्यादा होती है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो हम उस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। कोई भी डाउट्स हो, शंका हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। और नेक्स्ट अमेंडमेंट सीआईआई, नेचुरली हमारा असेसमेंट ईयर है गाइस 21-22। सो प्रीवियस ईयर हो गया 2021, तो प्रीवियस है 2021 का सीआईआई है 301। तो दिस माइट नॉट बी गिवन इन द एग्जाम्स। उससे पहले का कोई सीआईआई होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोले कि ऐसे ट्रांसफर हुई है 2021 में तो आपको सीआईआई 301 लेना है। 90% ऑफ द टाइम्स दे 99% ऑफ द टाइम्स दे मेंशन इट इन द क्वेश्चन पेपर, बट समटाइम्स दे हैव नॉट मेंशन। प्लीज को याद रखिएगा, 2021 का है 301। आगे बढ़ते हैं अमेंडमेंट्स की तरफ। यस, ये 50B जो स्लम सेल का कॉन्सेप्ट है, जहां पर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज लमसम प्राइस के लिए बेच दी जाती हैं, उसके अंदर जो नेटवर्थ निकाली जाती है, अगर आपको याद हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द नेटवर्थ। नेटवर्थ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज इज द नेटवर्थ। वही सेलिंग प्राइस से माइनस होता है। तो नेटवर्थ निकालने के लिए यू नीड अ सीए रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट। और ये बात मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी, सेशन नंबर 2 में भी, जहां पर भी डिडक्शन लेने के लिए या कोई फायदा लेने के लिए सीए की रिपोर्ट लेनी होती है, वो पहले होती थी ऑडिट की डेट से पहले। ऑडिट की डेट पहले होती थी 31 या 30 सितंबर। अब ऑडिट की डेट तो कर दी गई है 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन ये जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के सीए जी की रिपोर्ट लेनी पड़ती है, वो एक महीना पहले यानी कि 30/9 of the assessment year। पढ़िए जरा, assessee shall furnish in prescribed form a report of the chartered accountant before specified date under 44AB। और 44AB की specified date है guys 1 month before the due date of the return। तो due date of return of audit people has been extended, audit persons have been extended, of a corporate persons has been extended to 31st October। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट लेना और ये सर्टिफिकेशन लेना, जहां जहां बेनिफिट्स लेने हैं, वो एक महीना पहले कर दिया गया है। तो आपको 30 सितंबर, अगर आपका असेसमेंट ईयर है 21-22, तो 30/9/21 से पहले सीए की रिपोर्ट ले लीजिएगा। नेटवर्थ कंप्यूट करवा के वो बता देंगे सही निकाली गई है या नहीं। तो जहां जहां भी सीए की रिपोर्ट लेनी है बच्चों, वहां पर आपको एक महीना पहले ये सारे काम खत्म करने हैं और ये सबमिट करवानी है। रिटर्न 31 अक्टूबर तक सबमिट करनी है। नेक्स्ट अमेंडमेंट विच यू नीड टू बी डूइंग अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इज अगेन 50C। 50C में याद करिएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, लेकिन विच एवर इज हाइयर। लेकिन ये हाइयर होता है जब एसडीवी
या मैं इसको ऐसे बोलता हूं, इसको मैं ऐसे बोलता हूं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 105% कंसिडरेशन से ज्यादा हो, 105% कंसिडरेशन से ज्यादा हो। तो नॉट प्योरली अगर हम ये बोलें एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एसडीवी, एसडीवी 105% कंसिडरेशन से ज्यादा हो, वो 105% को 110% कर दिया गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एसडीवी विच एवर इज हाई। वैसे तो प्रोविजन जब ये आया था, लेकिन कभी क्या होता था यार, 50 रुपए भी एसडीवी ज्यादा हो जाए, आप एसडीवी ले लेते थे, तो गवर्नमेंट ने 105% कर दिया। क्या मतलब, थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी से समझाता हूं, इस पॉइंट को भी मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी से सिखाता हूं। आइए जरा, सेक्शन 50C, आपका सेलिंग प्राइस है 60 लाख, सुनिएगा मेरी बात, और आपका एसडीवी है 61 लाख। पहले गवर्नमेंट हायर ले लेती थी, दिस वाज द प्रोविजन व्हिच इट व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो 61 lakhs higher was deemed as your full value of consideration. This was the original provision. This was the original provision. क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट बताने के लिए उसको हिस्ट्री बताना आवश्यक है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, आज से 3-4 साल पहले उसको 105% कंसिडरेशन कर दिया। यार 1 लाख रुपए की तो फर्क है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगर एसडीवी 105% कंसिडरेशन से ऊपर है तो फिर हम एसडीवी को लेंगे। यानी कि अगर ये एग्जांपल लें 60 लाख और 105% कंसिडरेशन करेंगे तो गाइस दिस विल बी 63, और एसडीवी अगर 61 ही है तो यहां पर हमारी जो एफवीसी ली जाएगी वो 60 ली जाएगी, क्योंकि एसडीवी 105% कंसिडरेशन से ऊपर होनी चाहिए। तो 60 लाख का 5% करें तो 3 लाख, 63 लाख से ऊपर अगर एसडीवी होगी तो हम एसडीवी लेंगे। तो अभी तक का प्रोविजन ये था, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। ओरिजिनली तो ये लिखा था भाई 10 रुपए भी एसडीवी ज्यादा हो जाएगी ले लेंगे, लेकिन वो प्रोविजन अब डिलीट हो गया है 3-4 साल पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन और, 60 लाख 64 लाख, आप लोग बताओ इसमें क्या लिया जाएगा? क्या एसडीवी 105% कंसिडरेशन से ऊपर है? सर 60 लाख का 105% करेंगे 63। यस सर, यस सर, हम एफबीसी 64 लाख लेंगे। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, ये प्रोविजन डिलीट कर दिया और असेसमेंट ईयर 21-22 से ये स्टैम्प सेलिंग प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% कंसिडरेशन से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 60 लाख है और एसडीवी 64 लाख है, आप बताइए क्या हम एफवीसी में 64 लाख लेंगे 60 लाख लेंगे? सोच के बताइए। क्या एसडीवी 110% से ऊपर है तो कंसिडरेशन का 10% पहले निकाल के रख लीजिए, 60 का 10% 66 लाख। 66 से ऊपर नहीं है सर, लो जी, यहां पर ये भी नहीं लिया जा रहा, 60 लाख लिया जा रहा है। तो एज पर ओल्ड प्रोविजंस आपकी एफवीसी ली जा रही है 64, बट एज पर द न्यू मार्जिन इट इज 60 लाख। अब जरा देखिए 60 लाख 67 लाख, क्या अब एफवीसी में 67 लाख लिया जाएगा? यस सर, अब 67 लाख लिया जाएगा, क्योंकि वो आपका 10% के मार्जिन से ऊपर। So when the provision was originally introduced, not even a single rupee margin was given, but then gradually government gave a margin of 5. There is a difference होता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई कर देती है गवर्नमेंट, लेकिन रियलिटी में रियल एस्टेट स्लम्प में है, तो मार्केट वैल्यूज एंड द सेलिंग प्राइसेस आर लेस। तो कहीं ना कहीं असेसी को हार्डशिप हो रही थी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जा रही है, तो गवर्नमेंट ने पहले 5% मार्जिन था, अब 10% मार्जिन कर दिया। इसका सिमिलर प्रोविजन 43 सीए में हमने लास्ट क्लास में और लास्ट सेशन में पीजीबीपी में भी किया था, जहां पर लैंड और बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में इस्तेमाल होती है। तो जहां कैपिटल एसेट के रूप में इस्तेमाल होती है 50C लगेगा, वही 10% का मार्जिन इधर भी है, और जहां पर स्टॉक इन ट्रेड है वहां पर 43 सीए लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन है 50CA। 50CA सेक्शन में अगर आपको याद हो, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स अगर सेल किए जा रहे हैं तो उनका सेलिंग प्राइस और उनका सेलिंग प्राइस, माय डियर फ्रेंड्स, उनका सेलिंग प्राइस
उनका सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर। क्योंकि बहुत मैनिपुलेशन होती थी ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स में, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो है नहीं सेलिंग प्राइस पता लगाने का, तो सस्ते में शेयर बेच देते थे, पता चलता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने, ये शायद 3-4 साल पहले की बात है जब ये सेक्शन आया, ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कहा गया कि जो सेलिंग प्राइस है और फेयर मार्केट वैल्यू एज पर प्रिस्क्राइब्ड मेथड विच एवर इज हाई लिया जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डाल दिया है कि ये 50 सीए का प्रोविजन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कहीं लागू नहीं करेगी, तो वहां पर तो सेलिंग प्राइस ही कंसिडर किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू लिया नहीं जाएगा। तो ये ऐसे कौन से केसेस हैं, इसके लिए रूल 11 यूएडी, रूल 11 यूएडी या यूएडी है या एडी है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, यूएडी है। तो इसमें क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ 50 CA ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अनकोटेड शेयर ऑफ अ कंपनी एंड इज सब्सिडरी एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी बाय एन एसएससी वेयर the tribunal on the application moved by the central government under 241 of the Companies Act has suspended the board of directors of such company, has appointed new directors nominated by the central government। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल है हमारी कंपनी लॉ की, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन मूव करी थी 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद उनके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी ट्रबल में है, वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन नहीं है, जो भी एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि कंपनी का कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, दैट इज द इशू। दूसरा, शेयर्स ऑफ सच कंपनी एंड द सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी हैज बीन ट्रांसफर्ड परसुएंट टू अ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। यस, शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं अंडर अ प्लान अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट after affording a reasonable opportunity of being heard to the jurisdictional principal commissioner or commissioner। तो बेसिकली 241 में या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो गए हैं, बाद में ट्रांसफर हो रहे हैं इसके कारण शेयर्स, या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है अंडर 242, वेयर द कंपनी इज इन ट्रबल एंड रेजोल्यूशन बनाया जा रहा है टू कंपनी को चलाने के लिए। उस केस के अंदर यस, हम फेयर मार्केट वैल्यू की ऑप्शन को इग्नोर कर देंगे, जितने में बेचा है उसी को मानेंगे, 50 CA लागू नहीं होगा। तो 11 UAD में दो केसेस हैं, वेयर द शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड अंडर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल 242 और द ट्रिब्यूनल हैज सस्पेंडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर्स, एंड इन दोस केसेस शेयर ट्रांसफर टेक प्लेस, then the actual selling price will be taken instead of the fair market value। Next amendment in the chapter of capital gains, my dear friends, is that's it। Sir, एक exemptions are given in the end part of the notes। तो जो exemptions हैं आपकी section 54 सीरीज में, एक amendment है जो छोटा सा अमेंडमेंट है, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, वो है गाइस 54 GB में। 54 GB वैसे सीए इंटर वालों के सिलेबस में नहीं है, 54 GB। इसमें लिखा क्या है, इसमें एक बात की अमेंडमेंट है कि ये जो शेयर्स नई कंपनी के, जो कंपनी आपने बनाई है, वो 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस, जो नई कंपनी के शेयर्स जिसमें आपका 25% कंट्रोल है, वो 3 साल तक, पहले 5 साल की लिमिट होती थी, अब लिमिट 3 साल की कर दी गई है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर। तो 5 साल की लिमिट को 3 साल रिड्यूस कर दिया गया है। जो नई कंपनी बनाई है लैंड बिल्डिंग बेचकर, उस कंपनी में आपकी 25% शेयर होल्डिंग है और वहां पर आप उस 3 साल तक शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स। और अब बढ़ते हैं आगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। माय डियर फ्रेंड्स, अदर सोर्सेज में जो सबसे मेजर अमेंडमेंट आई है, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका असेसमेंट ईयर 21-22 से सीडीटी एबॉलिश हो गया है। सीडीटी तो जो पहले बिजली कंपनी पे गिरती थी, अब बिजली शेयर होल्डर पे गिरेगी, और जब शेयर होल्डर पे गिरेगी तो शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो डिविडेंड कंपनी से मिले, यस माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी से मिले, या वो डिविडेंड आपको यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से मिले,
चाहे वो डिविडेंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से मिले, यहां पर वो बात आपको मिलेगी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड का भी डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल, और वो डिविडेंड कंपनी का भी आपके हाथ में टैक्सेबल। और सर डीम डिविडेंड, अरे गाइस सेम, पहले सीडीटी एक्चुअल डिविडेंड पे भी था, डीम डिविडेंड पे भी था, तो शेयर होल्डर के हाथ में दोनों डिविडेंड टैक्सेबल होंगे। कौन कौन से सर? एक्चुअल डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा और डीम डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा। तो डीम डिविडेंड में कोई बदलाव? नो सर, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। तो एक्चुअल डिविडेंड, डीम डिविडेंड सर किस रेट पे टैक्सेबल होंगे? नॉर्मल रेट्स पर। अगर आप इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स, है ना, तो नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होंगे। तो एक्चुअल और डीम डिविडेंड नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होंगे, जो भी आपके नॉर्मल रेट। एक सेक्शन होता था 115 बीबीडीए, जो 10% स्पेशल टैक्स लगाता था डिविडेंड पे, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। 115 ओसीडीटी का, वो तो ऑब्वियसली अब लागू नहीं होगा। तो एक बार जरा पढ़ लीजिए क्या क्या अमेंडमेंट्स है। एज पर 115 ओ डोमेस्टिक कंपनी वाज लायबल टू पे सीडीटी ऑन डिविडेंड एक्चुअल और डीम्ड, ये एप्लीकेबल नहीं है 1401 से। 1401 का मतलब यहां पर मेरा है असेसमेंट ईयर 21-22। अगर इसको आपको 1420 मानना है तो मैं इसको प्रीवियस ईयर मानूंगा, तो 14 इसको अगर आप 20 कर दीजिएगा आपके लिए बेटर समझने में रहेगा। तो 1420 मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 से, तो प्रीवियस ईयर 20-21 ऑनवर्ड्स, 1420 ऑनवर्ड्स, इसको 20 कर दीजिएगा किसकी जगह, तो 1420 ऑनवर्ड्स सीडीटी एप्लीकेबल नहीं है। तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो बाप आपको अपने इनकम में फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ना है। अच्छा बच्चों, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड तो वो तो वैसे भी टैक्सेबल था डिपेंडिंग अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस, वो तो अभी भी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट वो वैसा ही है, पहले कंपनी सीडीडी देती थी, अब आप देंगे। अच्छा जी, म्यूचुअल फंड्स की जो इनकम है, अगेन यहां पर भी 1/4/2020 कर दीजिए। तो 20-21 से म्यूचुअल फंड्स को, जो म्यूचुअल फंड से जो आपको इनकम मिलती है, चाहे इंटरेस्ट की मिले या डिविडेंड की मिले, अब वो टैक्सेबल हो गई है इन दी हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। तो असेसमेंट ईयर 21-22, तो प्रीवियस ईयर 20-21 बोल लीजिए, असेसमेंट ईयर 21-22 बोल लीजिए, टैक्सेबल हो गई है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड चाहे सरकारी म्यूचुअल फंड हो यूटीआई के, या गैर सरकारी म्यूचुअल फंड हो कोटक महिंद्रा बिरला सन लाइफ, क्या फर्क पड़ता है। रही बात डिडक्शन सर मिलेंगी डिविडेंड से, जब डिविडेंड पहले एग्जेम्प्टी होता था तो डिडक्शन की बात बेमानी हो जाती थी, लेकिन अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो सेक्शन 57 डिडक्शन देगा। लेकिन एक डिडक्शन 57 ने अलाउ करी है, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंस की। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वो डिडक्शन माइनस करी है, और वो भी मैक्सिमम 20%, और कोई डिडक्शन 57 सेक्शन में नहीं मिलेगी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। गाइस आपको डिविडेंड मिला है, गाइस आपको डिविडेंड मिला है 1 लाख रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज से। आप कौन है जी? रामलाल साहब हैं आप, 35 साल के हैं, रेजिडेंट हैं। अच्छा जी, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करिए 20 लाख की, उसके लिए लोन लिया था 20 लाख के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोन लिया था 15 लाख का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और मान लीजिए फर्स्ट डे को ले लिया था प्रीवियस ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका सालाना जा रहा है 1.5 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है जी इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेक्शन 57 के अंतर्गत माइनस कर सकते हैं। तो आपके शेयर्स थे 20 लाख रुपए के, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 लाख का लोन लिया था, 5 लाख अपने रुपए लगाए होंगे, 10% पर एनम, मान लीजिए पूरे साल के लिए लोन है तो 1.5 लाख। गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम 20% ऑफ 1 लाख रुपए। वैसे तो आपका बनता है 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपको 20% मिलेगा 20,000 रुपए, तो 80,000 रुपए डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका ब्याज अगर 15 बनता, मान लीजिए 10-15 का, तो फिर 10-15 माइनस करते, तो मैक्सिमम 20% ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं डिविडेंड इनकम से, चाहे वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स का हो, चाहे वो डिविडेंड कंपनी का हो। इस बात को याद रखिएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। और कोई कलेक्शन चार्जेस, कमीशन एक्सेट्रा कुछ माइनस नहीं होगा, ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए नेक्स्ट इज आईयूएस में आई सच वही वाली बात, हाँ गिफ्ट मिली है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, गिफ्ट मिली है इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो 10% का मार्जिन इधर भी कंसिस्टेंटली, वो 10% का मार्जिन हर जगह यूज हो रहा है। आपको याद होगा पीजीबीपी में 43 सीए में, कैपिटल गेन में 50 सी में,
और IUS में 56.2। आइए जरा इसको मैं थोड़ा समझा दूं, ये क्या 10% का मार्जिन किया गया है, आइए जरा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मेरा फ्रेंड लैंड गिफ्ट करता है, कितने की सर? 60 लाख की। लेकिन ये गिफ्ट नहीं करता, ये मुझे देता है, कंसिडरेशन के लिए देता है, कंसिडरेशन के लिए देता है। गिफ्ट देता तो पूरी टैक्सेबल हो जाती है ना, और ये SDV है। गिफ्ट मींस नो कंसिडरेशन, पूरी टैक्सेबल, लेकिन कंसिडरेशन, मेरा कंसिडरेशन है गाइस, मेरा कंसिडरेशन है 55 lakhs। तो देखने में तो 5 लाख रुपए मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा SDV शुड बी ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन। ये फंडा हमने बार बार किया है, आज भी किया है, दोबारा से आया है। क्या SDV 110% कंसिडरेशन से ऊपर है तो 55 लाख का 110% करेंगे तो 5.5 लाख और ऐड कर देंगे तो 60.5 lakhs बनेगा, और SDV 60 lakhs तक है तो SG के हाथ में नॉट इनएडिक्वेट, नॉट इनएडिक्वेट, देयरफॉर नथिंग टैक्सेबल, नथिंग टैक्सेबल। लेकिन अगर SDV गाइस 61 lakhs होती तो ये 110% कंसिडरेशन से ऊपर हो जाती, यस। तो 55 और 61, 6 लाख का जो डिफरेंस है मेरे हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता। तो SDV 110% कंसिडरेशन से ऊपर होगी तो सरकार इनएडिक्वेट मानेगी, अन्यथा एडिक्वेट है, एंजॉय करिए, नथिंग विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट गाइस, यस, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, 115 BAC मांगे कुर्बानी। 115 BAC में हमने स्टार्टिंग के 2 सेशंस में मेजर जो डिडक्शंस एग्जेम्पशन छीन ली जाती हैं वो पड़ी थी। IUS पे खाली एक बिजली गिरती है अगर आप 115 BAC में आते हो, इनफैक्ट 2, एक तो आपको सेक्शन 57 की फैमिली पेंशन की जो ये 1/3 और 15,000 की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो दोस legal hires who are getting family pension, the widow, the legal representative, the children, if they are claiming 115 BAC for their incomes, उनको पेंशन की ये 1/3 और 15,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी 57 सेक्शन में। तो जो 115 BAC में आते हैं फैमिली पेंशन मिल रही है उनको 1/3 और 15 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और MP MLA, हमारे माननीय MP MLAs को 1017 की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो भी MP MLA वाले भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं, और जो उनका डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस की एग्जेम्पशन होती है वो नहीं मिलेगी। तो 2 सेक्रीफाइसेस 115 BAC को करनी पड़ेगी, 115 BAC में आने के बाद करनी पड़ेगी अदर सोर्सेज के लोगों को। एक तो अगर आप MP MLA हैं 10-17 छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप लीगल हायर्स रिप्रेजेंटेटिव फैमिली पेंशन मिलती है तो आपको ये फैमिली पेंशन की डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी। That's all about it दोस्तों, that's all about it। तो नेक्स्ट सेशन जो सेशन नंबर 4 में होगा उसके अंदर हम क्लबिंग, सेट ऑफ एंड डिडक्शंस की अमेंडमेंट करने वाले हैं। और आप लोगों की कोई क्वेरी हो, शंका हो, डाउट हो, चैट बॉक्स में डालिएगा। अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है। टाटा बाय बाय।